धन्यवाद। आर्यन सिविल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं साइंस को लेकर अविनाश कुमार मौर्य पुनः फिर से उपस्थित हूँ और इसमें आपका सबसे पहले बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाया, तो पाचन तंत्र से संबंधित केवल मैंने 2 वीडियो अभी जारी किया है। उसका शेष भाग जो बचा हुआ है उसको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो आहार नाल होता है, सबसे पहले देखिए आहार नाल में आपको हमने बता दिया था मुख गुहा के बारे में। इसके बाद आपका दूसरा है मुख गुहा के बाद ग्रसनी के बारे में बता दिए। ग्रसनी के बाद आपका आमाशय के बारे में आप जान गए। इसके बाद आपका आमाशय के बाद तुरंत आता है छोटी आंत। ध्यान दें, छोटी आंत अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर यह देना है कि भाई पाचन की क्रिया मैं पहले ही बताया हूँ कि पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, छोटी आंत तक। क्यों छोटी आंत तक? क्योंकि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो जब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो हम कहेंगे कि मुख से भोजन की पचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब मुख गुहा होते हुए फिर ग्रसनी, उसके बाद आमाशय के बाद छोटी आंत। जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यह सर्पिलाकार जो नली दिखाई दे रही है यही है आपका छोटी आंत। तो थोड़ा सा ध्यान दें, जो छोटी आंत है इस छोटी आंत का एक दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं क्षुद्रांत। बात आती है क्षुद्रांत क्यों कहते हैं, तो आप थोड़ा सा शब्द पर ध्यान देंगे तो आंत के 2 भाग होते हैं, छोटी आंत और उसके बाद यह जो दिखाई दे रही है बड़ी आंत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत ये आंत के 2 भाग हैं। तो छोटी को हम क्षुद्र कहते हैं और उसमें जुट गया है शब्द आंत, क्षुद्रांत। तो छोटी आंत का दूसरा नाम क्या पड़ेगा आपका? क्षुद्रांत। इसके बाद ध्यान देना है कि जो छोटी आंत होती है इसमें होता क्या है। तो पहला बात इसको जानें कि छोटी आंत, पहला चीज़ है छोटी आंत आमाशय से बड़ी आंत को जोड़ती है, बड़ी आंत को जोड़ती है। तो आमाशय यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आमाशय। इसके बाद यह छोटी आंत जो कहाँ जाकर जुड़ रही है? बड़ी आंत में। तो आमाशय से बड़ी आंत को जोड़ती है। दूसरा चीज़ कि जो छोटी आंत होती है, जैसे कहा जाए मानव शरीर का कौन सा आंतरिक भाग है जो सबसे लंबा है, तो आपका जवाब होना चाहिए छोटी आंत। क्योंकि इस छोटी आंत की जो लंबाई है 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अगर हम फीट में लें तो 22 से 23 फीट लंबा यह आपका छोटी आंत होती है। और यह आप चित्र में देख रहे हैं बिल्कुल नली के समान। अगर इसका मैथमेटिकल तरीके से इसका व्यास जाने तो जो छोटी आंत का व्यास होता है, छोटी आंत का व्यास, तो छोटी आंत का व्यास जो है आपका 2.5 सेंटीमीटर
व्यास इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर। जबकि देखिए छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और व्यास में पतली होती है। लेकिन यदि बड़ी आंत की बात किया जाए तो बड़ी आंत जो है छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है। बड़ी आंत का मतलब यह बड़ी होती है, लेकिन किस चीज़ में? इसका व्यास 5 से 7 सेंटीमीटर के मध्य होता है और छोटी आंत का व्यास आपका 2.5 सेंटीमीटर के लगभग में होता है। अब जाने कि जो छोटी आंत है इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है छोटी आंत का कार्य। तो कार्य में आप जानेंगे इसका कार्य है भोजन का पूर्ण पाचन करना। भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण, तथा अवशोषण। ध्यान दें, यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि छोटी आंत एक ऐसी है अंग माने आहार नाल जो भोजन का पूर्ण पाचन करती है और साथ ही में अवशोषण भी करती है। बात आता है देखिए यहाँ पर, क्योंकि आप ये बात समझ चुके हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन, लेकिन बात आती है अवशोषण का। अवशोषण का मतलब क्या होगा? क्योंकि कितने लोगों को शब्दावलियों का भी समस्या आने लगती है, तो शब्दावलियों पर ध्यान दें। अवशोषण, अवशोषण का एक लाइन में परिभाषा कहें तो हम कह सकते हैं कि पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। क्योंकि छोटी आंत में जब भोजन पच जाएगा तब पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना क्या कहलाएगा? आपका अवशोषण। तो अवशोषण की भी क्रिया जो उसमें रसांकुर होते हैं, जिसको विली या विलाई उच्चारण दिया जाता है, वह अवशोषण का काम करते हैं। तो कार्य में इसका मुख्य काम क्या हो गया? भोजन का पूर्ण पाचन तथा क्या हो गया? अवशोषण। इसके बाद ध्यान दें, अगर हम छोटी आंत का भाग जाने, छोटी आंत का क्या जाने? भाग जाने। तो भाग का मतलब छोटी आंत के 3 भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग। 3 भाग में आपका पहला आ जाएगा ग्रहणी, ग्रहणी। दूसरा भाग आ जाएगा आपका मध्यांत्र, मध्यांत्र। और तीसरा भाग आ जाएगा शेषांत्र। ध्यान दें, सबसे पहले हमारे सामने जब फिगर उपस्थित है तो जाने ग्रहणी, क्योंकि छोटी आंत आपका यहाँ से लेकर ऐसे इसी तरह चलती आएगी और आकर जहाँ बड़ी आंत से जुटी है वहाँ तक। तो इसमें सबसे पहला होता है ग्रहणी। ग्रहणी देखिए, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। तो ग्रहणी आप जाने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या कहलाएगा? ग्रहणी। उसके बाद दूसरा है मध्यांत्र, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यह क्या होता है? मध्यांत्र, बीच में। बात आती है कि ग्रहणी जिसकी लंबाई केवल 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो छोटी आंत की शुरुआती लंबाई होती है वह है आपका ग्रहणी। इसके बाद मध्यांत्र। मध्यांत्र में क्या होता है कि 2.5 मीटर अर्थात लगभग 2.5 मीटर मध्यांत्र होता है, बीच का भाग। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो नीचे शेषांत्र है, शेषांत्र को हम इलियम भी कहते हैं, इसको कहते हैं इलियम, और इसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। इस तरह आप जान जाएंगे कि छोटी आंत जो अमाशय को बड़ी आंत से जोड़ने का काम करती है, इसमें आपका 3 भाग है। शुरुआती भाग को ग्रहणी कहते हैं जिसका लंबाई 25 सेंटीमीटर। जो बीच वाला भाग है मध्यांत्र जिसको कहते हैं, उसका जो है, इसको इंग्लिश में जेजुन्नम भी कहा जाता है। इसको जो है मतलब इसकी लंबाई 2.5 मीटर।
इसके बाद जो शेषांत्र है, इसको इंग्लिश में इलियम कहते हैं, चाहे कभी कभी विकल्प में भी इलियम देता है, और यह 3.5 मीटर लंबा होता है। तो यह छोटी आंत का क्या रहा, भाग रहा। एक चीज़ कि जो ग्रहणी होता है, जो ग्रहणी होगा, उस ग्रहणी में पाचन की क्रिया नहीं होती या पाचन ग्रंथियां नहीं होती, पाचन ग्रंथि नहीं होती। किस में? तो आपको बता दिए हैं ग्रहणी में। ग्रहणी जो यहाँ से यहाँ तक, इसमें पाचन ग्रंथि नहीं होती। तो बात आती है कि ग्रहणी में होता क्या है। तो देखिए, पाचन के लिए हम बताए थे शुरू में कि जो आहार नाल है, आहार नाल के बाद दूसरा भाग है आपका ग्रंथियाँ, जो पाचन में सहायक होती हैं। यकृत जो ग्रंथि है। एक चीज़ और बता दें आपको, जब आगे मैं ग्रंथियाँ पढ़ाऊँगा तो उन ग्रंथियों में बताऊंगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, आज जो कुछ भी वो स्राव करती है, अर्थात उससे पित्त रस का स्राव होता है, जो आपके ग्रहणी में क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर जैसे ही इस ग्रहणी में आगे जाते हैं, तुरंत अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकल करके और उस ग्रहणी में प्रवेश करता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ग्रहणी में पाचन ग्रंथि नहीं होती, लेकिन यकृत से और अग्नाशय ग्रंथियों से उसमें क्या होता है, रस का स्राव होता है, जो पाचन में सहायक होता है। इसके बाद आपका बीच वाला भाग है 2.5 मीटर। उसके बाद शेषांत्र भाग, जिसको इलियम कहते हैं, 3.5 मीटर। अब होता क्या है कि जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत की दीवार से आंतरीय रस निकलता है। किससे? जो छोटी आंत की दीवार है, उससे आंतरीय रस निकलता है। तो ध्यान दें, छोटी आंत से क्या निकलता है, आंतरीय रस। आंतरीय रस। अब कहा जाए कि आंतरीय रस का प्रकृति क्या होता है। जैसे आपको आमाशय में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इसमें जठर रस स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है। उनका प्रकृति क्या होता है? जैसे प्रकृति का मतलब अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जठर रस और HCl को क्या कहेंगे? अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पर आंतरीय रस की बात किया जाए तो आंतरीय रस जो होता है वो क्षारीय होता है। आंतरीय रस क्षारीय होता है। एक बताया गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक दिन में लगभग 2 लीटर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर से लगभग 2 लीटर आंतरीय रस क्या होता है? स्रावित होता है। आंतरीय रस स्रावित होता है लगभग 2 लीटर। लेकिन बात आती है कि जो आंतरीय रस स्रावित होता है, उस रस में होते क्या हैं? तो एंजाइम। अब बात आती है कि जो एंजाइम है, उसमें आंतरीय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर जब हम जान गए कि छोटी आंत से निकलता है आंतरीय रस, तो इस आंतरीय रस में मैं बता दूं 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 5 प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम। कौन कौन? पहला होता है इरेप्सिन। इसके बाद दूसरा जो है आपका आता है सुक्रेस। तीसरा आपका आता है माल्टेस। चौथा जो है आपका आता है इरेप्सिन, सुक्रेस, माल्टेस, लाइपेज, और 5वां आता है लैक्टेस। ये 5 एंजाइम इस आंतरीय रस में उपस्थित होते हैं। यह 5 क्या हैं? तो एंजाइम हैं।
एंजाइम मैंने पहले ही बता दिया है कि एंजाइम का कार्य क्या है। तो यह जैव उत्प्रेरक होते हैं, यह भोजन को पचाने में सहायता प्रदान या उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। बात आती है, देखिए कि आंतरीय रस में जब इरेप्सिन है, तो इरेप्सिन चूँकि एंजाइम है, तो एंजाइम है तो इस एंजाइम का कार्य क्या है। तो इस एंजाइम का यही काम है कि जो शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन जो होते हैं, शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन को यह एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। मतलब इरेप्सिन का कार्य है शेष प्रोटीन। भाई शेष प्रोटीन क्यों? जो आमाशय पाचन नहीं कर पाएगा जिस प्रोटीन का, वो चले जाएगा, वो शेष प्रोटीन हो जाएगा। पेप्टोन तो हमने बता दिया कि आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम होता है जठर रस में, वह पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और फिर इस पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कौन? इरेप्सिन। अगर मुख्य रूप से कहा जाए सुक्रेस, तो सुक्रेस क्या है? तो ध्यान दीजिए, सुक्रेस जो है यह सुक्रोज को किस में बदल देता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सुक्रोज को क्या करता है? बदल देता है। कौन? सुक्रेस। उसके बाद है माल्टेस। माल्टेस जो एंजाइम है यह माल्टोस को क्या करता है? तो माल्टोस को केवल ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। चूँकि है तो माल्टोस क्या? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब दो अणु वाले शर्करा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो आप कह सकते हैं कि माल्टोस को परिवर्तित करता है केवल किस में? ग्लूकोज में। इसके बाद आपका चौथा एंजाइम है जो आंतरीय रस में पाया जाता है, लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है? तो यह वसा का इमल्सीकरण अर्थात वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आपका पांचवा आता है लैक्टेस। लैक्टेस जो आंतरीय रस का पांचवा एंजाइम है, इसका कार्य क्या है? तो यह लैक्टोज को जो शर्करा है, किस प्रकार की शर्करा है? डाइसेकेराइड। तो लैक्टोज को यह क्या करता है? तो लैक्टोज को यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है, ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो ध्यान दीजिए, आंतरीय रस क्या है? तो आंतरीय रस ही छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन करने में सहायक है। तो मैंने उसको डिटेल बताया कि इस आंतरीय रस का प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है जिसमें 5 एंजाइम होते हैं। आप पांचों एंजाइम क्या करते हैं? तो इरेप्सिन शेष प्रोटीन को पेप्टोन, शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। सुक्रेस एंजाइम का नाम है और उसकी शर्करा का नाम है सुक्रोज, जिसको क्या करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। माल्टेस है, वो माल्टोस शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लाइपेज, देखिए लाइपेज की बात किया जाए तो कभी कभी एक कॉमन क्वेश्चन कर दिया जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है? तो आप तुरंत जवाब देंगे लाइपेज। वसा को क्या करता है? फैटी एसिड में, उसके बाद अन्य पदार्थों में भी उसको क्या करता है? बदल देता है। और यह आपको जो सुक्रेस, माल्टेस और लैक्टेस, यह पढ़ेंगे आप कार्बोहाइड्रेट में डाइसेकेराइड के रूप में। तो यह डाइसेकेराइड होते हैं जो दो भागों में टूटते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज
सुक्रोज जो है इसमें टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और माल्टोस जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। इसके बाद जो यहाँ पर लैक्टोस है यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाता है। तो ध्यान दें, छोटी आंत में इतनी प्रक्रिया होती है। इसके बाद जब प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो आपका आता है छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत, ध्यान दें, बड़ी आंत जो है इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर होता है। हाँ, खास तरह का यह चीज़ है कि देखिए इसमें जो गोलाई गोलाई दिखाई दे रहा है ये गांठ है। बड़ी आंत में गांठ होती है जबकि छोटी आंत में गांठें नहीं पाई जाती। तो बड़ी आंत में क्या होती है तो गांठेदार होती है, माने इतना मीटर लंबा होगा लेकिन कैसा होगा, गांठदार होगा। इसके बाद बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में जो छोटी आंत का अपच भोजन है, अपच का मतलब जो नहीं पचा है वह चला जाएगा कहाँ पर, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में अपच भोजन को, बड़ी आंत में क्या होता है, अपच भोजन को जीवाणु या बैक्टीरिया कहें इंग्लिश में, तो अपच भोजन को जीवाणु क्या करते हैं, उसको तो मल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं जीवाणु, उसको मल में बदल देते हैं। इसके बाद बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत में और जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण आपका बड़ी आंत में। एक चीज़, बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत में क्या होते हैं, अगर भाग देखा जाए तो बड़ी आंत में भी 3 भाग। तो 3 भाग में ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुरुआती वाला भाग सीकम कहलाता है, ठीक। इसके बाद जो बीच वाला भाग होता है कोलेन कहलाता है बड़ी आंत का, और उसके बाद लास्ट वाला भाग मलाशय कहलाता है। लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है, मलाशय। तो आपका पहला भाग सीकम, सीकम यहाँ पर बता देंगे कि सीकम ही छोटी आंत की, ठीक, छोटी आंत की। हमने बताया है कि छोटी आंत का अंतिम इलियम या शेषांत्र, तो छोटी आंत की शेषांत्र कोष्ठक में इलियम भाग से जुड़ा होता है, भाग से जुड़ा होता है। ध्यान दें, यहाँ पर आप जान गए कि जो सीकम होता है बड़ी आंत का पहला भाग सीकम, वो सीकम आपका छोटी आंत की शेषांत, जिसको इलियम कहते हैं, भाग से जुड़ा होता है। जैसे कभी कभी आपको प्रश्न में देता है, जब गहराई से पूछेगा तो कहेगा कि छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ता है, तो छोटी आंत का यह लास्ट भाग क्या होता है, इलियम। इलियम। और शुरू वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी। तो ग्रहणी से अमाशय जुड़ता है और इलियम से बड़ी आंत जुड़ता है। अब ध्यान दें, यहाँ पर इलियम और सीकम के बीच में एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब अवशेषी अंग। ध्यान दें, अपेंडिक्स का कार्य क्या है, तो पहले अपेंडिक्स का मनुष्य के शरीर में कार्य था जब मनुष्य आदिमानव की तरह कार्य करते थे, अर्थात पत्तियाँ ज़्यादा खाते थे। तो अपेंडिक्स क्या करता था, वो सीकम के साथ मिलकर सेलुलोज का पाचन करता था। चूँकि पत्तियों की शर्करा सेलुलोज है, धीरे धीरे मानव जो है पत्तियाँ खाना छोड़ दिया, तो जो अपेंडिक्स है
वह धीरे 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 अवशेषी अंग हो गया, क्योंकि उसका कार्य बंद हो गया। अब क्या होता है कि कभी कभी भोजन का कुछ कण अपेंडिक्स में चला जाता है, और जब चला जाता है तो धीरे 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 वह कैंसर का भी रूप धारण कर लेता है अपेंडिक्स में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भूख न लगना, मितली आना, कितना भी दवा करा देंगे सही नहीं होता है अपेंडिक्स का कारण। लास्ट में अपेंडिक्स का जब ऑपरेशन होता है तब सही होता है। लेकिन कहा गया है कि अपेंडिक्स विकसित किसमें है, तो शाकाहारी जंतुओं में। शाकाहारी का मतलब जो पत्तियों का सेवन करते हैं। मनुष्य में अपेंडिक्स छोटा होता है, उसके साथ साथ सिक्कम भी छोटा होता है। जबकि जो जानवर होते हैं तो जानवरों में दो तरह के जानवर हैं, मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। तो शाकाहारी में यह बड़ा होता है और जबकि मांसाहारी में छोटा होता है। यहाँ पर ध्यान दें, दूसरा भाग सिक्कम के बाद, तो सिक्कम के बाद यहाँ से सबसे 1.3 मीटर लंबा ये होता है यू आकार का क्या, कोलेन। दूसरा भाग है कोलेन या बीच वाला भाग है कोलेन, और तीसरा भाग आपका क्या है, तो लास्ट मलाशय। तो ध्यान दें, यहाँ पर बड़ी आंत के 3 भाग, इन तीनों भागों को याद रखना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे परीक्षाओं में प्रश्न कैसे उठाता है, देगा निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत का नहीं है। तो हमने छोटी आंत का भाग लिखवाया कि ग्रहणी, शेषांत्र, इलियम जिसको कहते हैं, मध्यांत्र। एक उसी में दे दिया मान लीजिए कोलेन, तो कोलेन दे दिया, तो कोलेन बड़ी आंत का भाग है, छोटी आंत का तो भाग है नहीं। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना होता है। कभी कभी बड़ी आंत पर दे देगा कि कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। तो आपका सिक्कम है, कोलेन है, मलाशय है, मान लीजिए इलियम दे दिया, तो इलियम इसका भाग नहीं है। हमने अपेंडिक्स के बारे में बता दिया कि इस समय वर्तमान में अगर मनुष्य पत्तियाँ चबा ले तो उसका पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपेंडिक्स विकसित नहीं है, अवशेषी अंग बन गया है। यह बता दिया कि शाकाहारी में वह बड़ा होता है और मांसाहारी में छोटा होता है जंतुओं में। तो देखिए, इस तरह आपका आहार नाल का मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी और बड़ी दोनों आंत क्या हो गया, समाप्त। अब यहाँ पर आपका पूरा आहार नाल समाप्त हो गया। मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के 3 भाग, जिसमें शुरुआती 25 सेंटीमीटर ग्रहणी, उसके बाद 2.5 मीटर क्या मध्यांत, और उसके बाद इलियम पड़ेगा 3.5 मीटर। कभी पूछा जाएगा कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग, तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम, और बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलेन। और यह अपच भोजन को यहाँ पर लिखे हैं, अपच भोजन को जब अपच भोजन को जीवाणु क्या करते हैं, मल में बदल देते हैं। जीवाणु मल में बदल देते हैं, और जब मल में बदल देते हैं तो वह अब कहाँ चला जाता है, मलाशय में। और मलाशय का जो मल द्वार है, जिसको गुद्दा कहते हैं, वहाँ से वह बाहर निकल जाता है। ये रहा आपका मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक पाचन का आहार नाल। अब इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथियाँ, जो आहार नाल से हटकर ग्रंथियां हैं, जिसके बारे में पाचन में सहायक ग्रंथियां हैं, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक, तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।